नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चोल साम्राज्य के बारे में। ये संगमकालीन चोल है। आगे जो आने वाले समय में हम दूसरे चोल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन संगमकालीन जब हम चेर चोल पांड्य पढ़ रहे थे उसी के अंतर्गत चोल के ऊपर ये वीडियो है। तो हम आज के वीडियो में देखेंगे चोल के बारे में। इधर मैंने एक डायग्राम बना रखा है जिसमें हम आपको चोल के बारे में बताएंगे कि आखिर कहाँ पर इनका क्षेत्र था, कौन कौन सी फेमस नदियाँ वगैरह थी, कौन सी विजय वगैरह की, उनके बारे में बताएंगे। और बाकी इधर थ्योरी लिखी हुई है उसके बारे में बताएंगे। तो इसके बाद एक वीडियो और आएगा संगम काल के ऊपर, जिसमें हम संगम काल की प्रमुख राजनीतिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे, धार्मिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे। और जो प्रशासनिक व्यवस्था में जब हम देखेंगे, जो विभाजन हम करेंगे तो राज्य स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर सबका विभाजन करेंगे। और धार्मिक पहलुओं को भी बताएंगे कि मुर्गन कौन से देवता थे, या इन सब के बारे में आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे चोल राज अर्थात संगमकालीन चोल राज है, जिसमें हम सबसे पहले बता दें कि कुछ जब चीज़ें हम पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि संस्थापक कौन है। संस्थापक के बाद हम देखेंगे राजधानी कौन है, और राजधानी के बाद देखेंगे इनका राजकीय चिन्ह क्या है। ये सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछा जाता है वो सबसे ज़्यादा दो पहलुओं पर आता है क्वेश्चन जब चेर चोल पांड्य पूछा जाएगा। एक तो पूछा जाएगा राजधानी, कभी कदार पूछ रहा था राजकीय चिन्ह पे। तो राजकीय चिन्ह पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको राजकीय चिन्ह काफ़ी अच्छे समझना है। आप देखें, चाहे वो धनुष तीर हो, चाहे वो मछली हो, चाहे वो बाघ हो, तो राजकीय चिन्ह जब हम देखेंगे तो चोलों का जो राजकीय चिन्ह है वो कौन सा है? बाघ है। और संस्थापक की बात करेंगे तो इनका संस्थापक है इलंजेत चेन्नी है। इलंजेत चेन्नी क्या है? इनका संस्थापक है। और जब राजधानी की जब हम बात करेंगे तो राजधानी जो है वो मल्लूर पहले, बाद में उरैयूर तंजौर बनती है। तो उरैयूर आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में उरैयूर से क्वेश्चन पूछे जाते रहे, तो उरैयूर आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे इलंजेत चेन्नी का पुत्र है करिकाल। और करिकाल जो है ये चोल वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है। इसकी कई सारी विजय वगैरह हैं और कई सारे इसके कार्य वगैरह भी, उनको हम आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो ये ब्राह्मण धर्मानुयायी था। और करिकाल का मतलब होता है झुलसे पैर वाला, तो याद रखिएगा झुलसे पैर वाला इसको बोलते थे। और इसने क्या किया था? वेड़ी या कोविल बेन्नी, वेड़ी या कोविल बेन्नी के युद्ध में इसने चेर पांड्य सहित 11 राज्यों के संघ को इसने हराया था। तो याद रखिएगा, वेड़ी के युद्ध में पांड्य और चेर सहित 11 राज्यों के संघ को पराजित किया था। और कहते हैं कि इसमें इसने क्या किया था? चेर को पीठ पे वार किया था। और परंपरा चली आ रही थी कि अगर जो आपको पीठ पे कोई वार करता है या ऐसी कोई स्थिति बनती है तो आपको क्या करना है कि आपको इसका चेर जो शासक था, जब पराजित हो जाता है चेर, तो फिर अपने आप को कह सकते हैं कि उपवास धारण करके अपने प्राण त्याग देता है। कौन है वो? चेर शासक कर देता है। तो याद रखिएगा 11 संघ को पराजित किया था। इसके बाद में और एक युद्ध हुआ, जो युद्ध होता है वाहेप रंडलाई के युद्ध में। ये पेन्नार घाटी, पेन्नार नदी आप देख रहे हैं ना, ये पेन्नार नदी है। तो पेन्नार नदी के घाटी में ये युद्ध हुआ और इसमें इसने 9 शासकों के संघ को पराजित किया और आसपास के क्षेत्रों को इसने विजित भी कर लिया। और विजित करने के बाद उसको अपने में मिला लिया। उसके बाद जब हम देखेंगे तो इसने कहते हैं कि मगध, अवंती और वज्जी में से राजनयिक संबंध इसने स्थापित किए थे। तो उत्तर भारतीय क्षेत्र में देखेंगे तो अवध है, मगध है, अवंती और वज्जी है। शिलापदिकारम में चर्चा मिलती है कि कारिकल ने मगध, अवंती और वज्जी से राजनयिक संबंध अपने स्थापित किए थे। किससे मिलती है? शिलापदिकारम से हमें जानकारी मिलती है। और शिलापदिकारम आप जान रहे हैं बौद्ध धर्म से संबंधित इसे रचना है, या कहें बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से प्रभावित है। और मणिमेखला बौद्ध धर्म से प्रभावित है। तो दोनों को आप याद रखिएगा, कौन जैन है कौन बौद्ध है। कभी कदार इससे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको याद रखिए, कौन जैन है कौन बौद्ध है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो श्रीलंका की विजय भी इसने की थी। तो श्रीलंका की विजय किसने की थी? करिकाल ने की थी। और जब श्रीलंका की विजय करने के पीछे जब आप देखेंगे तो मैप में जब आप देखेंगे तो ये भारत है और ये श्रीलंका दिख रहा है। श्रीलंका को विजिट करने के लिए आपके पास नौसेना होनी चाहिए। आप हाथी लेकर के वहाँ नहीं जा सकते हैं, या फिर आप पैदल सेना लेकर के सीधे वहाँ नहीं जा सकते। इससे पता चलता है कि चोलों के पास अपनी नौसेना भी थी और उसी के जरिए इसने क्या किया था? पराजित किया था। किसको? श्रीलंका को, श्रीलंका के शासकों को पराजित किया था। तो याद रखिएगा श्रीलंका की विजय इसने की थी। आगे चल करके जब हम देखेंगे, जब दूसरे चोल हम आगे जब पढ़ेंगे समय के साथ में, तो उनमें भी आएगा श्रीलंका की विजय वगैरह का जिक्र, उसमें भी रहेगा। तो उसमें भी हम चर्चा करेंगे आप। और बाकी जब हम देखेंगे तो जब हम बात करेंगे पल्लव की और चालुक्यों के संघर्ष की कहानी जब हम बताएंगे, तो उसमें भी हम चर्चा करेंगे कि एक शासक जब आएगा जो वो पल्लवों का साथ देगा चालुक्य के ऊपर
हमला करने के लिए। तो अभी हम आगे कहानी बताएंगे, श्रीलंका का भी जिक्र आगे आने वाले इतिहास में श्रीलंका का बार बार जिक्र होने लगेगा, आप याद रखिएगा। तो इसलिए जब भी पढ़े श्रीलंका, सिलोन बोलते थे या सिंगल द्वीप के नाम से जानते थे। आगे चल करके देखेंगे तो इसने करिकाल ने पुहार मतलब कावेरी पत्तनम, पढ़ते ना, कावेरी पत्तनम बंदरगाह की स्थापना की तथा कावेरी नदी के किनारे बांध भी बनवाया था। तो कावेरी नदी के किनारे बांध बनवाया, इसमें देखेंगे यहीं पर कावेरी नदी आपको दिखेगी। तो कावेरी नदी के किनारे बांध बनवाया और कावेरी पत्तनम की स्थापना की। और कहते हैं इसने कई सारे तालाबों का भी निर्माण इसने करवाया था, तालाबों का निर्माण के लिए भी इसको योगदान दिया जाता है। और जब हम देखेंगे तो इसे संगीत के सातों स्वरों का ज्ञाता कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संगीत के सातों स्वरों का ज्ञाता किसको कहा जाता है? तो बोला जाता है कारिकल को। तो माहे यमन कारिकल आप पढ़ते हैं ना, तो कारिकल यहीं से आया है। तो कारिकल, इसे संगीत के सातों स्वरों का ज्ञाता कहा जाता है। और कावेरी नदी पर बांध बनवाया, पूछ लिया जाएगा किस चोल शासक ने कावेरी नदी पर बांध बनवाया, तो कारिकल बताएंगे। और किस शासक ने कावेरी पत्तनम की स्थापना की, पुहार मतलब, तो आप बताएंगे कि कारिकल था। चोल साम्राज्य का शासक था कौन? चोल, संगमकालीन चोल, याद रखिएगा। इसके आश्रय दिया एक रुद्रक कन्नार कवि थे, इनको आश्रय इसने दिया था। और रुद्रक कन्नार को जब इसने आश्रय दिया, उनकी रचना है पत्तिन पल्लय। पत्तिन पल्लय किसकी रचना है? रुद्रक कन्नार की। और इस रचना के लिए उन्हें करीब 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं वगैरह ऐसा कुछ देता भी है, तो याद रखिएगा। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, स्वर्ण मुद्राएं देता है। तो रुद्रक कन्नार की रचना है पत्तिन पल्लय। तो पत्तिन पल्लय किसकी की रचना है? रुद्रक कन्नार की रचना है। किससे संबंधित है? चोल राज संबंधित है। आश्रय किसने दिया? आश्रय दिया करिकाल से। दरअसल जब परीक्षा का स्तर बढ़ता है तो यहीं से प्रश्न बनते हैं, जब स्तर बढ़ेगा। दरअसल पूरे परीक्षा के पैटर्न को जब आप पढ़ेंगे तो आप उसको कई भागों में डिवाइड कीजिए। जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसको आप टॉपिक में डिवाइड कीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट जो होता है, लगभग चीज़ें सभी इंपॉर्टेंट होती है, उनका डिवाइड कीजिए कि कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कह सकते हैं कि एक फ्लो चार्ट की जैसे बना लीजिए। कुछ होते हैं जो एड़ी चोटी पे होते हैं, जो टॉपिक होते तो बहुत कम हैं लेकिन वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और दूसरे नंबर पे होते हैं जो कम इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन उनकी थोड़ा एरिया ज़्यादा होता है, आप उनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक होता है जो कम इंपॉर्टेंट होगा लेकिन वो उसका एरिया ज़्यादा होगा और ज़्यादा होगा। तो एक कह सकते हैं पिरामिड के जैसे परीक्षा का पैटर्न होता है, कुछ ज़्यादा प्रश्न पूछ जाते हैं, कुछ थोड़े कम, कुछ और उससे कम, लेकिन इंपॉर्टेंट सब है। लेकिन आपको सबसे पहले जो गौर करना है वो सबसे जो एड़ी चोटी पे बैठे हुए हैं उनको करना है। मतलब कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा आपको फोकस जो है वो इस जगह पे करना है, लेकिन इनको नहीं छोड़ना है, ये भी याद रखिएगा। पढ़ना इनको भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सिलेक्टेड टॉपिक हैं पहले उनको आप अच्छे से कवर कीजिए। याद रखिएगा समय बहुत मूल्यवान है, जितना हो जल्दी जल्दी टॉपिक को कवर करने की कोशिश कीजिए। आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं तो उसको लेकर के आपको सजग रहना है। याद रखिएगा घड़ी की सुई को पीछे नहीं किया जा सकता है, बीता हुआ समय वापस आएगा नहीं। जो मैं बता रहा हूँ 1 सेकंड का पहले जो चला गया वो वापस नहीं आने वाला है, जो बीत गया सो बीत गया। इसलिए ज़रूरी यही है कि आगे आने वाले समय में जो चीज़ें बताई जा रही समय का सदुपयोग कीजिए और जल्दी से जल्दी चीज़ों को कवर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसे ही परीक्षाएं पास आएंगे आप इनको कवर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये सब टॉपिक इतिहास हो चाहे भूगोल हो चाहे वो जो भी टॉपिक हो उसको कवर करने के लिए आपको काफ़ी लंबा समय लगेगा। और जब तक आप विधिवत रूप से बैठ करके समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ें आपके हाथ से निकलती चली जाएंगी। वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इस तरह के टॉपिक में आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आखिर इंपॉर्टेंट क्या है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जो चीज़ें छोड़नी उनको छोड़ दीजिए, जो पढ़ना है उनको पढ़ लीजिए। तो ये टॉपिक पूरी पढ़िए और उसमें से कुछ लाइनें अपने स्तर पर निकाल लीजिए। तो इतना तो मैंने बता दिया कि रुद्रक कन्नार की रचना पत्तिन पल्लय है। आगे जब हम देखेंगे तो ए शासक आएगा, नेक्स्ट शासक आएगा नेडुन गिल्ली, या इसको पेरुनल गिल्ली बोलते हैं। इसने राजसूय यज्ञ भी करवाया था। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक शासक आता है तो इसमें बता देता हूँ, क्योंकि आप जानेंगे कि करिकाल के 2 पुत्र थे, उनके बीच में युद्ध हुआ। युद्धों में देखेंगे तो ये नेडुन गिल्ली बनता है, लेकिन आगे चल करके एक और युद्ध होता है, उसमें ये पराजित हो जाता है। इसके बाद में एक और शासक बनता है जिसका नाम है तोंडेमान इलेदियारम। तोंडेमान इलेदियारम आया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक शासक के क्रम में आप जान सकते हैं, याद रखेगा। इसके बाद एक शासक आता है जिसका नाम है सेनगड़ान। सेनगड़ान को कहते हैं, इसने काफ़ी ज़्यादा शिव मंदिर बनवाए थे और ये चोल वंश का अंतिम शासक था। तो सेनगड़ान चोल वंश का अंतिम शासक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। तो इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है राजकीय चिन्ह बाघ है, राजधानी मनलूर, उरेऊर, तंजौर है। और बाकी मैंने बताया कि कावेरी पत्तनम की स्थापना हो गई। संगीत के सातों स्वरों का ज्ञाता किसको बोलते हैं
और मगध अवंती वज्जी से राजनयिक संबंध किसने स्थापित किए, श्रीलंका की विजय किसने की, और इनका जिक्र किसमें मिलता है, शिलापदिकारम में मिलता है। इनको याद रखेगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट। बाकी किसने संघ को पराजित किया ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक याद रखिएगा कारिकल नाम का एक चोल वंश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शासक रहा है। ये चोल संगम कालीन चोल की बात हो रही है। बाकी मैप में हम बताएंगे तो आप देख लीजिए, ये रहा चोल के आसपास का क्षेत्र। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर दिखेंगे पांड्य और ये वाला क्षेत्र आपको दिखेगा, ये है चेर। इन्हीं को लेकर के हम कहानी आपको बता रहे हैं। बाकी आने वाले समय में जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे संगम कालीन प्रमुख घटनाओं के बारे में। संगम कालीन घटनाओं मतलब सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताएंगे, प्रशासनिक ढांचा में बताएंगे, और इसके बाद हम बात करेंगे धार्मिक व्यवस्था के बारे में, और भू राजस्व व्यवस्था की हम बात करेंगे कि कितना भू राजस्व कर वगैरह था, आय का स्रोत क्या था, सैन्य गतिविधियों के बारे में बताएंगे, नौसेना वगैरह कैसी थी या सैन्य कैसे थे, इन सब के बारे में बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इतने ज़्यादा फैक्ट भी रहने वाले हैं, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको बताएंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो लैपटॉप की स्क्रीन पे मैं आपको बताऊंगा, तो आपको और अच्छे से चीज़ें उसमें समझ में आ जाएंगी और आपको फैक्ट बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे सीमित जगह होती है, ज़्यादा फैक्ट नहीं लिखे जा सकते हैं, इसमें चीज़ें लिमिटेड रहती है। लेकिन जब हम लैपटॉप की स्क्रीन पे बताएंगे तो सभी फैक्टों को एक साथ लिख देंगे और उसमें आपको और अच्छे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये रहा वीडियो, आप देख लीजिए, पेन्नार नदी भी बना लीजिएगा मैप में। तो बाकी ये आप बनाइए, इसको अच्छे से पढ़िए। जो ये जैसे ही वीडियो खत्म होगा, मतलब संगम काल खत्म होगा, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद तुरंत हम बात करेंगे चालुक्य की। चालुक्य में हम जब सबसे पहले देखेंगे वेगी के चालुक्य की बात करेंगे। जब वेगी के चालुक्य का अंत हो जाएगा, राष्ट्रकूट इसका अंत कर देंगे, तो राष्ट्रकूटों का जब पतन होगा तब कल्याणी के चालुक्य, वातापी वगैरह ये सब आ जाएंगे, उनका हम जिक्र करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे चालुक्यों के बाद हम बात करेंगे पल्लव की, और एक लंबा दौर पल्लव और चालुक्य के संघर्ष का बीतता है। नरसिंह वर्मन हो चाहे वो पुलकेशिन हो, इनके बीच में काफ़ी लंबा समय बीतेगा। जब हम इसमें हम चर्चा करेंगे, चाचा मंगलेश की भी चर्चा होगी, सब कुछ चर्चा होगी चालुक्यों में। पल्लव की भी हम चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से पल्लव बताएंगे। इसके बाद हम बताएंगे राष्ट्रकूट के बारे में, राष्ट्रकूट के बारे में बताएंगे। इसके बाद जब हम आएंगे तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम देवगिरी के यादवों की चर्चा करेंगे और हम कदम वंश की चर्चा करेंगे। इन सब के हम आगे बात करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। द्वार समुद्र के होयसल चाहे हो, इनके सबके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और इसके बाद एक सेपरेट वीडियो बनेगा जिसमें हम दक्षिण भारत की संस्कृति के बारे में बताएंगे। मंदिर वगैरह के एक साथ कर देंगे, दक्षिण भारत के जितने मंदिर वगैरह हों उन सबको एक साथ, किसकी क्या उपाधियाँ थी वो सब एक साथ कर देंगे। और यहीं से फिर इतिहास का समापन हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बचे नहीं है। मिडुअल और मॉडर्न हम पहले बता ही चुके हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक वीडियो अक्षांश देशांतर की आने वाली है, जल्दी आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।